जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और कर रहे हैं हम लोग फिज़िक्स क्लास 12 कैपेसिटर। आगे जो पढ़ना है वो देख रहे हैं। क्या क्या दे रखा है, इसका क्या दे रखा है। इसमें अगला जो टॉपिक दे रखा है, एक छोटा सा टॉपिक है, कोरोना डिस्चार्ज। ये इसका एक टॉपिक है, ठीक है ना। तुमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा होगा, जहाँ भी पढ़ा होगा जो मैंने पढ़ाया है ना उसको वीडियो में जाके देखना, और जो तुमने पहले पढ़ा होगा उसकी कॉपी जाके देख लेना। कि जब भी कभी हम लोग किसी स्फेरिकल बॉडी पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये जो है ना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। और चार्ज की जो डेंसिटी होता है वो निकालते हैं Q अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ पे एरिया जो ना स्फीयर है 4πr², ये चार्ज डेंसिटी होता है इसका, ठीक है। लेकिन अगर ये स्फेरिकल बॉडी इर्रेगुलर हो, इर्रेगुलर का मतलब ये है कि मान लो ये जो है ये एक स्टैंड पे ले लेते हैं, ये स्टैंड पे रखा हुआ है। अब ये हमारा जो है इस तरह का अगर एक बॉडी है, ठीक है ना, ये इंसुलेटेड स्टैंड है, ये स्टैंड जो है ना इंसुलेटेड स्टैंड है। और इस पे जब चार्ज को, यहाँ पे जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो कुछ इस तरह से था हमारा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से चार्ज था। अब लेकिन इस पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या समझ में आया कि इधर तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा, चार्ज अपन एरिया, लेकिन इस कोने पे जब जाएंगे तो यहाँ पे एरिया बहुत कम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे इसका सिग्मा का मतलब क्या हो, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही तो हुआ। पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसको चार्ज डेंसिटी बोलती है। जब यूनिफॉर्म शेप का होता है तो हर जगह इक्वली चार्ज मिलता है, हर सरफेस के हर पॉइंट पे इक्वल चार्ज रहेगा। लेकिन जब इरेगुलर शेप होगा तो जिधर बड़ा रेडियस अपना नॉर्मल है उसका तो चार्ज सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना सरफेस पॉइंटेड है, तो जहाँ पॉइंटेड होगा वहाँ एरिया बहुत कम हो जाएगा, मगर चार्ज तो रहेगा ही। तो चार्ज लेकिन ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया कम है तो चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। जब वो चार्ज ज़्यादा हो जाएगा एरिया के रिस्पेक्ट में, तो वो चार्ज जो है वो आयनाइज्ड होने लगेगा। आयनाइज का मतलब ये कि ये एयर में जाने लगेगा, या फिर एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं उनको आयनाइज करने लगेगा। आयनाइज करने का मतलब उनमें से जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर के नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करने लगेगा। और एटमॉस्फेयर में जब नेगेटिव चार्ज होगा, एटमॉस्फेयर बहुत होते हैं नेगेटिव चार्ज, बताऊंगा, तो और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा ये, ठीक है ना, ऐसे। तो क्या समझ में आया कि इस पॉइंटेड पार्ट की वजह से जहाँ पे चार्ज जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से वो एयर को आयनाइज करता है और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज दूर जाता है, नेगेटिव चार्ज करीब आता है, तो चार्ज का मूवमेंट होने लगता है, चार्ज का मूवमेंट होने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। हाँ, इरेगुलर ऐसा होगा बॉडी, तभी तो यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जब चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा छोटे से एरिया पे, तो फिर वो एयर को आयनाइज करने लगेगा, ये तब वो एयर को आयनाइज करने लगेगा। और यूनिफॉर्म शेप का होगा तो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, इसको डेफिनेशन को अगर इस बात को लिखते हैं, व्हेन अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, when Q charge is
distributed on irregular shape of body. The charge density is much greater at pointed end. जो किनारा पॉइंटेड होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएगा. ड्यू टू हाई concentration of charge at pointed end, it start ionizing air, or it attracts the negative charge of air and repel the positive charge. ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज. दिस movement of charge in air is known as corona discharge. ये कुछ इस तरह से है, इसमें कुछ डिराइव नहीं है, ये एक थ्योरी टाइप का है. इसे नोट कर लिए. नाम है उसका वेन डी ग्राफ जनरेटर. जनरेटर होता है अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड जनरेटर. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पोटेंशियल डेवलप करके एक जनरेटर बनाया गया है. कैसे काम करता है, कैसे पोटेंशियल डेवलप करता है, जिसने दिया उसके नाम से इस जनरेटर का नाम है. नाम है उसका वेन डी ग्राफ जनरेटर. ठीक है ना, वेन डी ग्राफ जनरेटर है. हाई पोटेंशियल जनरेटर इसको बोलते हैं, हाई पोटेंशियल जनरेटर. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जनरेट करते हैं. तो पहले मैं इसका एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा रफली हम लोग आइडिया को जनरेट करने के लिए करते हैं. ठीक है ना. क्या दे रखा है इसको, क्या दे रखा है ये वेन डी ग्राफ जनरेटर ने सबसे पहले ये जो जनरेटर बनाया है वो दे रखा 1931 में. ठीक है ना, 1931 में वेन डी ग्राफ ने ये जनरेटर बनाया, वेन डी ग्राफ जनरेटर. ठीक है. और वो जनरेटर हाई पोटेंशियल का यूज़ करके प्रैक्टिकल में लाया गया. इंडिया ने भी बनाया है वेन डी ग्राफ जनरेटर, इंडिया में भी यूज़ होता है. और इंडिया में दे रखा है 1970 में वेन डी ग्राफ जनरेटर इम्प्लांट हुआ, बनाया गया, लगाया गया और ऑपरेट कराया गया, वो IIT कानपुर में. ठीक है ना. हाँ, कानपुर में. In India, this generator was operated in 1970 in IIT कानपुर. 1970 में IIT कानपुर में ये बनाया गया, लेकिन सबसे पहले बनाया उसने 1931 में. ठीक है ना.
अब इसका जो डायग्राम बनाएंगे हम लोग, वो बनाने के लिए देखते हैं पूरा थोड़ा सा जगह चाहिए, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और उसके बाद जगह लेके और उसको बनाता हूँ मैं वेन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है ना। ये पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, समझाता जा रहा हूँ। और हाँ, क्या बताया कि दो इंसुलेटेड स्टैंड लेते हैं। इंसुलेटेड स्टैंड मतलब इंसुलेटर है ये, ठीक है ना। दो इंसुलेटेड स्टैंड है ये, ठीक है, ये स्टैंड है। इस पे मेटालिक सरफेस, स्फेरिकल सरफेस लिया गया, मेटालिक स्फेरिकल सरफेस। मेटालिक स्फेरिकल सरफेस कैसे लगा है, इसको ऐसे, ठीक है ना। ये कुछ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा छोटा कर ले क्योंकि और भी फिगर बनाने हैं, पार्ट्स बनाने हैं। ये हमारा मेटालिक, ये मेटालिक बॉडी है, ठीक है ना। ये तो इंसुलेटेड है, लेकिन ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है, मेटल का बना हुआ, मेटालिक कर बना हुआ ये। और ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब जैसे कैसे टोम बना होता है, ठीक है ना। ये स्फेरिकल पार्ट ऐसे उसको पूरा ऐसे घेर के रखा है स्टैंड पे। कितनी बात सुन रहे, किसका बज रहा है? आगे दे रखा है इसका, ये हमारा एक, ये भी स्टैंड है, ये हम लोग मेटालिक, ये इंसुलेटेड स्टैंड ये भी है इस तरह से। हाँ, ये भी इंसुलेटेड स्टैंड है ये, इसके ऊपर ये लगा हुआ है। यहाँ से क्या बताया कि एक बेल्ट है जो एक सर्कुलर बेल्ट है, ये नॉन स्टॉप बेल्ट जो रोटेट करता है, ये दे रखा है। ये हमारा ये बेल्ट है, ये बात समझ में आ रही है। जैसे बेल्ट देखा आपने, जैसे गेहूँ पीसने वाली जो चक्की की मशीन देखा आपने? नहीं देखा? तो उसमें क्या होता है, एक स्फेरिकल बॉडी होता है, एक बेल्ट होता है, वो बेल्ट होता है ऐसे ऐसे घूमता रहता है, पुराने ऐसे ऐसे। हाँ, जनरेटर में भी होता है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ये इस तरह का एक बेल्ट है जो इस पे घूमेगा ये, और ये व्हील है, यानी ये फिक्स्ड व्हील है, और ये पहिए की तरह घूमता रहेगा, इस पे ये बेल्ट घूमता रहेगा। तो ये कंटिन्यूअस बेल्ट है, ये इस तरह से घूमता रहेगा ये। हाँ, यहाँ पे जो है एक हम लोग डिवाइस लगाते हैं जो चार्ज प्रोड्यूस करता है, हाई टेंशन डिवाइस है ये। तो ये हाई टेंशन डिवाइस है ये, ठीक है ना, हाई इलेक्ट्रिकल टेंशन डिवाइसेस बोलते हैं इसको। ये इस तरह से इस पे कोम लगा हुआ है इस तरह का। तो ये क्या करता है, चार्ज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज को। और ये कोम जो है ना, बिल्कुल ये इसके बेल्ट पे टच तो नहीं कर रहा है बिल्कुल, लेकिन बहुत गैप कम है। बात समझ में आ रही है, गैप बहुत कम है। आगे चले तो क्या होता है कि जैसे वो चार्ज यहाँ आता है, पॉइंटेड एंड पे आता है, इसका जो एंड है ना इस तरह से है, ऐसे। बात समझ में आ रही है? हाँ, ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आने के बाद जाहिर है चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाता है और वो एयर में आयनाइज होने लगता है, एयर को आयनाइज करने लगता है। तो जब एयर को आयनाइज करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आने लगता है, बेल्ट पे आने लगेगा। जैसे ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ से डेवलप किया था वो इस पे आएगा, तो ये जो है ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जाने लगेगा और ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही चलते जाएगा ऊपर की तरफ पूरे बेल्ट पे। यहाँ पे भी एक कोम लगा रखा हुआ है, ऐसे जैसे ये है ऐसे ही, लेकिन इसमें तो चार्ज प्रोड्यूस करने वाला सोर्स लगा हुआ है, पर यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ये जो है रिसीविंग कर रही है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं चार्ज प्रोड्यूसिंग
कोम है ये, और ये चार्ज कलेक्टिंग कोम है। कलेक्टिंग को डिस्चार्जिंग कोम इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग। ठीक है ना, कितनी बात सुनिए। जो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज चूँकि यहाँ पे आके फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस पे कलेक्ट होके, और ये मेटालिक बॉडी है ना, इस पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और इस पे आने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। कितनी बात सुन में आई? ये इस पे मेटालिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। ठीक है ना, इस पूरे पे मेटालिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कितनी बात सुन में? यहाँ से ऐसे ही चलता रहता है बेल्ट पे, ये इस पे जाता रहता है, इस पे कलेक्शन होते रहता है। ठीक है, इस पे जब चार्ज कलेक्ट होगा तो ये इस पे चार्ज का डेंसिटी बढ़ने लगेगा। ठीक है, चार्ज का डेंसिटी बढ़ेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। क्या पोटेंशियल बढ़ने लगेगा? तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही इसके अंदर भी पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, क्योंकि सरफेस के बराबर होगा तो इसके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल डेवलप करने लगेगा। ये जो चार्ज जैसे देते जाएंगे तो ये जब ज़्यादा एक्सेस ऑफ चार्ज होने लगेगा तो वो आयनाइज्ड होने लगेगा। ठीक है ना, तो उसको अच्छा एक सर्टेन अमाउंट के बाद चार्ज रुकने लगेगा, क्योंकि फिर आपस में रिपल्शन करेंगे। उसे चाहते और ज़्यादा चार्ज स्टोर करें तो क्या करते हैं हम लोग, इसकी कोटिंग कर देते हैं एक दूसरे बॉडी के साथ, मेटालिक बॉडी के साथ इसकी कोटिंग कर रहे हैं ऐसे। ठीक है ना, ये इस तरह से इसकी पूरी घेर देते हैं। कितनी बात समझ में? हाँ, और ये अर्थिंग हो गया। ये क्या समझ में आई? ये कि ये जो सरफेस है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके इंटीरियर पार्ट में नेगेटिव चार्ज बनने लगेगा। ठीक है ना, हाँ, इसके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने लगेगा ये। ठीक है ना, और इसके ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, लेकिन ये अर्थिंग होगा तो अर्थ में चला जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो स्फेरिकल बॉडी है ये और फर्दर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट कर सकता है। कितनी बात में? लेकिन इस पे जो कैपेसिटेंस हो गया ना, ये कैपेसिटर हो गया, ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाएगा ये। तो उसमें कोटिंग एंड अर्थिंग करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो ये कोटिंग एंड अर्थिंग की जगह पे रोल प्ले करेगा ये। ठीक है ना, और ये जो पॉजिटिव जाएगा तो इस पर और चार्ज जमा हो जाएगा, तो और पोटेंशियल ज़्यादा स्टोर कर सकता है, और पोटेंशियल। तो क्या बताया कि इस पर जो पोटेंशियल जो स्टोर कर सकता है उसका जो रेंज दे रखा है 5 × 10⁵ वोल्ट तक। देख लीजिए कितना बड़ा पोटेंशियल, इतना 5 वोल्ट तक इस स्फेरिकल बॉडी पे पोटेंशियल आ जाएगा। इतना रेंज का पोटेंशियल आ जाता है, और जितना इसका सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर भी होगा। कितनी बात सुने? आगे चले, आगे बताया क्या कि इसके बाद क्या क्या कि एक हम लोग चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पे एक हमारा सिस्टम है, ठीक है ना, ये एक सिस्टम है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को प्रोड्यूस कराया जाता है। जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस कराते हैं इसको। ठीक है ना, बता रहा हूँ अभी पूरा। ये पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पोटेंशियल कितना उस रेंज का पोटेंशियल है, तो रिपल्शन होगा। कितनी बात में? रिपल्शन होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो रिपल्शन होगा इतने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो इतना फास्ट नीचे चलेगा कि जब वो नीचे यहाँ से जब निकलेगा ये, तो यहाँ पे एक टारगेट रखा हुआ है, टारगेट, ये टारगेट रखा हुआ है, इसको आके हीट करेगा। वो पॉजिटिव चार्ज जब निकलेगा इसमें से तो ये टारगेट पे आके हीट करेगा, और टारगेट को जब हीट करेगा तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन कराएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए न्यूक्लियर मटेरियल को रखा गया है। न्यूक्लियर रिएक्शन जानते हैं कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक फ्यूज़न होता है, एक फिशन होता है। फिशन में क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियाई को तोड़ के स्मॉल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं। व्हेन लार्ज न्यूक्लियाई ब्रेक अप इनटू स्मॉलर देन इट इज़ कॉल्ड फिशन। जैसे बायोलॉजी में फिशन होता है FION, फिशन मतलब ब्रेकअप,
तोड़ना है, तो इसको बोलते हैं बड़े को छोटे में तोड़ते हैं। फ्यूज़न में होता है छोटे छोटे को बड़ा करना है, लेकिन यहाँ पे होगा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ये वाला न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन इसका मतलब यह कि यहाँ पे क्या होता है, यूरेनियम जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना, न्यूक्लियर फिशन में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, फ्यूल यूज़ होता है, यूरेनियम है या थोरियम है, उसको यहाँ पे इस तरह से अरेंज किया गया है कि उतने स्पीड से जब वो आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो हीट करेगा उसके न्यूक्लियस को, उसे तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद फिर यूरेनियम टूटता है तो बताते हैं 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं, बेरियम क्रिप्टन बनते हैं, 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनता है पर फिशन। अलग से पढ़ेंगे उसको, एक जगह पहले सोर्स ऑफ एनर्जी में दिया हुआ था। तो जब इतना एनर्जी देगा तो उस एनर्जी से क्या करते हैं हम लोग, वाटर को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो स्टीम बनेगा, स्टीम का प्रेशर बनेगा, प्रेशर से टरबाइन को, स्टीम को जब देंगे तो टरबाइन को रोटेट कराएंगे, टरबाइन जब रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। कितनी बात समझ में आई। जैसे हमारा अलीगढ़ में न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, नरोरा पावर प्लांट, ये कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें ऐसा ही होता है, न्यूक्लियर फिशन कराया जाता है, उससे हीट मिलता है, एनर्जी मिलता है, पानी को फिर उसे गर्म करते हैं, उसका एक अलग स्ट्रक्चर है, पानी गर्म होता है, स्टीम बनता है, स्टीम का प्रेशर होता है, उस प्रेशर को टरबाइन पे देते हैं, टरबाइन को रोटेट करता है वो स्टीम का प्रेशर, और फिर वो जनरेटर को चलाते रहता है। तो वो इस तरह से थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं हम लोग, थर्मल एनर्जी। तो यहाँ से एक अलग पूरा प्रोसेस लगा हुआ है, यहाँ सभी, जैसे इसको चार्ज बनाने के लिए वो एक अलग प्रोसेस है, यहाँ पे चार्ज को लाने के लिए एक अलग प्रोसेस है, लेकिन ऐसे हम लोग डिस्प्ले में हम लोग बना रहे हैं। कितनी बात में ही। तो ये दिया है वेन डी ग्राफ जनरेटर ने। यहाँ पे ये जो है एक हमारा कैपेसिटर का यूज़ कर रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप कर रहे हैं। सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उसके अंदर भी हर जगह उतना ही पोटेंशियल होता है, और इतना हाई पोटेंशियल 5 लाख के टर्म में आता है। ये 5 लाख, 5 जीरो का मतलब लाख होते हैं, तो 5 लाख वोल्टेज का पोटेंशियल डेवलप होता है। उससे जब हम लोग प्रोटॉन हो, ड्यूट्रॉन हो, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो सोर्स है प्रोड्यूस करेगा, तो उतने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये चार्ज बहुत तेज़ी से मूव करता है और इतना स्पीड को गेन कर लेता है, जितना से जब ये जाकर न्यूक्लियर रिएक्शन को न्यूक्लियस पे हीट करता है तो न्यूक्लियस को तोड़ देता है। जितना उसको ज़रूरत है उतना स्पीड ये गेन कर लेता है और फिर न्यूक्लियस को तोड़ देता है। फिर वो अपने हीट बनाता है, हीट से फिर स्टीम बनता है, स्टीम से फिर टरबाइन रोटेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो इसीलिए क्या हाई वोल्टेज जनरेटर कहलाता है। वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा उसका डायग्राम है। प्रिंसिपल समझ ही रहे हैं आप लोग। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज को मूव कराते हैं, चार्ज को स्टोर करके कैपेसिटर बनाते हैं हम लोग। बाकी ये जो स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर है कि कौन कौन सा चीज़ कैसे कैसे इसमें काम कर रहा है, बात समझ रही है। तो ये इसका डायग्राम है। आपको तो कंपटीशन में जाना है तो इसीलिए इसका तो थ्योरी लिखना ज़रूरी है, कंस्ट्रक्शन लिखना। बस ये समझिए कि ये तो स्टैंड, हाँ हाँ, ये एक ट्यूब है। ट्यूब मतलब एक ट्यूब बनाया गया कि इलेक्ट्रॉन जब उसमें से जब निकलेगा तो बिल्कुल उसको सीधा डायरेक्शन मिले, इधर उधर ना जाए, वरना हीट टारगेट पे हीट नहीं करेगा। तो उसको इस तरह से रखा गया कि जब वो प्रोड्यूस करेगा तो जब उसको हाई पोटेंशियल की वजह से जब वो पॉजिटिव से जा रहा होगा तो इधर उधर भी जा सकता है, लेकिन वो उसका बिल्कुल डायरेक्शन उसको ले जाकर वहीं डायरेक्शन पर सेट कर दिया कि वो इधर उधर जाएगा नहीं, बिल्कुल सीधा जाके वहीं हीट करेगा, टारगेट पर हीट करेगा जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। ये फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस होता रहेगा। तो ये था हमारा वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो इस तरह से प्रिंसिपल पे काम करता है, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। बाकी बातें तो हम लोग जानते ही जानते हैं। आगे चले हम लोग, ये हमारा कंप्लीट हो गया वेन डी ग्राफ जनरेटर। आगे चलते हैं, इसे हम मिटा दें। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो समझो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो जी में आए वो करो। आगे हम एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और भी, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। क्या? अर्थ एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। हाँ, अब बता रहा हूँ, देखो समझ में तो आएगा। पहले तुम पहले ही मुख
देखिए ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। अर्थ का जो रेडियस है आप तो जानते ही हो, 6400 किलोमीटर हमारा अर्थ का रेडियस होता है। और अर्थ के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर को क्लासिफाई किया गया जो उसका नेचर है, तो 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो एक पार्ट जो है अर्थ के सरफेस से लगभग 12 किलोमीटर के हाइट तक मिलता है, नाम है इसका ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना। फिर उसके बाद अर्थ के ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ये यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के ऊंचाई तक जाते हैं, इसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना। और फिर इसके ऊपर जो है मेसोस्फेयर है, मेसोस्फेयर, और उसके ऊपर आयनोस्फेयर है। और यहाँ से यहाँ तक बताया कि जो एटमॉस्फेयर के लगभग हाइट है वो 400 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, 400 किलोमीटर तक। फिर वो इस पे आयन हो गया ना, तो आयन जो होता है ये हाँ, तो वो आयनोस्फीयर ऊपर चला गया है यहाँ तक। तो बोला गया कि जो अर्थ का ट्रोपोस्फियर है ये एक ऐसा लेयर, अर्थ को यहाँ पे हमने सिर्फ इतना बनाया है, मगर ये अर्थ को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। ऐसे ही हम तो एक साइड से दिखा रहे हैं, ऐसे चारों तरफ से ऐसे घेर के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ट्रोपोस्फियर है इसी में सारे एटमॉस्फेयर के गैसेस एक्सेस में मिलते हैं, ठीक है ना। बादल का लगना, बारिश का होना, डस्ट होना, तूफान आना, ये सब इसी में होते हैं ज़्यादातर। कितनी बात सुन आई? बादल होते हैं ना, बादल होते हैं, बारिश होती है तो गरज रहे, बरस रहे, ये सब कुछ इसी में होता है, ट्रोपोस्फियर में। और ये जो है ना, चूँकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे जो गैस की जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा होता है, एयर के गैस की जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा होता है ट्रोपोस्फियर में। उसके बाद इसमें जाएंगे तो यहाँ पे क्लाउड्स नहीं मिलते, यहाँ पे धूल मिट्टी इतने नहीं मिलते। हाँ, एयर मिलते हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाता है। और जैसे जैसे ऊपर के जैसे यहाँ से जाएंगे ऊपर की तरफ तो ये तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसकी डेंसिटी कम होता जाता है। कितनी बात सुनिए, आगे चले, ऐसे ही ऊपर जाते हैं ऊपर की तरफ। क्या है, मेन जो है ना पार्ट है वो ट्रोपोस्फियर है जिसमें क्लाउड्स मिलते हैं, ये होता है। आगे बताया क्या कि जो अर्थ के ग्रेविटी है अपनी तरफ खींचता है, तो इसका जो चार्जेस हैं, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस जो है ना यहाँ से एटमॉस्फेयर आते हैं कॉस्मिक रेज की वजह से। वो कॉस्मिक रेज हमेशा अर्थ पे आते रहता है। कॉस्मिक रेज नाम सुना है कॉस्मिक रेज का, ठीक है ना। तो कॉस्मिक रेज जो है ये हमेशा अर्थ के सरफेस पे आते रहते हैं, और आने की वजह से ये एयर का जो एयर होता है या जो गैसेस होते हैं उसको आयनाइज करते रहता है। वो आयनाइज करते रहते हैं, वो आइंस बनते रहते हैं हमेशा। कितनी बात सुनिए, जब ये आइंस बनते रहते हैं तो यहाँ पे देखा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है ना ऊपर की तरफ होता है, और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज होता है इसके। तो अर्थ के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और अर्थ के ऊपर यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस तरह से एक कैपेसिटर टाइप का बनाता है, एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, है ना। कैपेसिटर बनाता है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाता है। तो अर्थ के सरफेस पे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अर्थ के सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = 10⁻² वोल्ट पर मीटर अर्थ के सरफेस पे, ठीक है ना। आगे चले हम लोग, क्या बताया कि जो हमारा ये जो अर्थ है इधर एक चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो मेन एटमॉस्फेयर है ये, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फेयर तक, इसकी जो टोटल हाइट लगभग 60 किलोमीटर है। यहाँ तक 50 ये 12 ये तो 60 किलोमीटर है। तो ये हमारा जो है एक स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर होता है
तो इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है 6400, ये यहाँ तक का रेडियस हो गया। और अगर यहाँ तक रेडियस लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये स्मॉल r 6400 प्लस 60 ले सकते हैं, 60 कितनी बात सुनी, तो 6460 किलोमीटर के लगभग ये आ जाता है, ये वाला रेडियस, इनर रेडियस आउटर रेडियस, ठीक है ना। और ये स्फेरिकल कैपेसिटर बनाता है। स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी माइनस ए, है ना। स्फेरिकल कैपेसिटर का ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो वैल्यू डालेंगे, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब डालेंगे, यहाँ a की जगह पे 6400, ये तो a मान लो, इसको मीटर में कर लो, किलोमीटर था तो ये, और इसका कितना हुआ 6460 को फिर इसे भी मीटर में कर लो, ठीक है ना। और इसको 6460 किलोमीटर को मीटर में कर लिया हम लोगों ने, इसमें से माइनस का 6400 10⁻³ को माइनस कर दिया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक रेडियस को एक ले लिया, छोटा रेडियस यानी कम, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए है, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक। तो इसका एक रेडियस 6400 ले, 6460 ले रहा है, मीटर में कर दे रहे हैं। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरा जो वैल्यू दे रखा 0.1 फैराड। तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है, यानी इस एटमॉस्फेयर का कैपेसिटेंस होता है 0.1 फैराड। इस एटमॉस्फेयर का ये वाला, ये तो सरफेस से हमारा है ना, ये सरफेस से लेंगे, लेकिन रेडियस डिस्टेंस तो सेंटर से लेते हैं हम लोग। तो इसका जो कैपेसिटेंस निकालते हैं इतना होता है हमारा। कितना चार्ज ये स्टोर करता अर्थ कितना चार्ज स्टोर करेगा, उसको हम लोग देखते हैं। चार्ज स्टोर्ड बाय अर्थ, हैं, इसका वैल्यू डाल दिया 4 पाई का वैल्यू 3 ये a इंटू बी माइनस ए, R1 R2 माइनस R1। हाँ, बात जैसे R के टर्म में R1 इंटू R2 माइनस R1, वही यहाँ a इंटू बी है, b माइनस ए, b को बड़ा कर लो, यहाँ से यहाँ तक इसको b मान लेते हैं, ये बड़े वाले को b मान लेते हैं छोटा है, और ये छोटे को a मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इस तरह से इसको निकाल दिया, ठीक है ना। तो अर्थ का तो कैपेसिटेंस आ गया, और अर्थ के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इतना होता है। अब अगर हम लोग अर्थ पे चार्ज स्टोर कितना करता है वो देखना चाहेंगे, कितना चार्ज स्टोर करता है, तो वो हम लोग चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो, जब भी कभी हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर होते हैं। क्या? पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन डॉट, यही तो होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग चार्ज डेंसिटी निकालना चाहेंगे तो सिग्मा इंटू ई ले लेंगे, है ना। सिग्मा कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.854 10⁻⁻12, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻² है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 8.854 10⁻⁻10, ठीक है ना, चार्ज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा। ये मिटा देते हैं, ये वाला, ये पुराना जो था इसको मिटा देते हैं। इसको हम लोग लगभग कितना लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं कूलम पर मीटर, आसानी के लिए इसका 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चार्ज डेंसिटी दे रखा है। चार्ज कैसे निकालते हैं हम लोग, चार्ज डेंसिटी को निकालते हैं हम लोग
चार्ज अपॉन एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। यही तो है ये चार्ज डेंसिटी को चार्ज अपॉन एरिया। अब क्या करेंगे, ये अर्थ के सरफेस पे चार्ज निकालना है, इस वाले सरफेस पे कितना चार्ज स्टोर करेगा। तो इसको उधर कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा चार्ज इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर जो है ना ये 6400 लेंगे, मीटर में कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा चार्ज का वो आपका घर का काम है। ये -5 इंटू 10⁵ कूलम आएगा, ये पूरा करेंगे तो ठीक है ना। ये चूँकि एक हम लोग जनरल नॉलेज के हिसाब से वो कर रहे हैं तो उसलिए बता रहे हैं। तो ये अर्थ के सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, हमने पहले ही बताया कि नेगेटिव चार्ज को करता है ये। तो ये जो है ना माइनस में आ गया, तो अर्थ के सरफेस पे चार्ज कितना होता है, -5 10⁵ कूलम। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, स्ट्रेटोस्फीयर के जो यहाँ पे सरफेस है इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यही तो स्फेरिकल कैपेसिटर बना रहे हैं। तो एक तरफ नेगेटिव होगा तो एक तरफ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा स्ट्रेटोस्फीयर के सरफेस पे, +5 इंटू 10⁵ कूलम चार्ज। जितना यहाँ इधर होगा उतना ही उधर होगा, इधर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो चार्ज ऑन सरफेस ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर कितना हो जाएगा, हाँ, चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। क्या दे रखा है, 5 इंटू 10⁵ कूलम, ये हमारा दे रखा है। आगे चले हम लोग, इसमें थोड़े से पॉइंट कम बेसी हो सकते हैं, किसी किसी बुक में दे रखा है, लेकिन मैं ये जनरल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। पहले कोर्स में था लेकिन ये थोड़ा सा अभी कम कर लिया गया है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रखा है कि ये जो हमारा अर्थ है इटसेल्फ ये एक चार्ज कलेक्टिंग कैपेसिटर के तौर पे काम करता है, चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है ना। कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग, अभी और है, ये मिटा दे रहे हम लोग, ये समझ में बात आ रही है चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब क्या बताया है कि जो रेजेस है, सुन लो, जो कॉस्मिक रेजेस आते हैं ना तो वो आयनाइज करते हैं। तो जो चार्जेस बनते हैं ना एटमॉस्फेयर में वो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो बताया क्या कि जो 1800 कूलम पर सेकेंड चार्ज, ठीक है ना, 1800 कूलम पर सेकेंड चार्ज अर्थ के सरफेस पे आते रहता है पर सेकेंड। 1800 कूलम पर एक सेकेंड में इतना कूलम ऑफ चार्ज आते। एक कूलम चार्ज आते कितना होता है पता ही नहीं, एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं, ठीक है ना। एक कूलम में चार्ज बता दो तो बताऊंगा, जबकि मैंने पढ़ा है। एक कूलम चार्ज में 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। कितनी बात समझ में। तो उसमें जो है इतने कूलम चार्ज पर सेकेंड अर्थ पे चले आ रहे हैं, ठीक है ना। 1800 पर कूलम चार्ज, एक कूलम तो 6.25 10/18 से मल्टीप्लाई करो, इतने चार्ज आएंगे, ऐसे आ रहे होंगे चार्ज अर्थ के सरफेस पे। तो जितना सरफेस पे चार्ज आ रहा होगा इतना करंट आ रहा होगा कि हम लोग बचेंगे ही नहीं इसमें। लेकिन हम लोग बच कैसे रहे, ठीक है ना। इतना चार्ज जो आ रहा है आयनाइज्ड हो के, तो हम लोग बच कैसे रहे, ठीक है ना। तो बताया है कि कुदरत ने जो बनाया है सब कुछ बैलेंस करके बनाया है। मैंने पहले भी कहा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है जैसा भी है उसे सबको बैलेंस करके बनाया है बनाने वाले ने, ठीक है ना। तो वो जो ये हमारा अर्थ स्टेबल है, अर्थ पे इस तरह का कोई झटका नहीं लगता, वो क्यों नहीं लगता उसके लिए दे रखा द कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ अर्थ, कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट
स्टेट ऑफ द अर्थ। ये जनरल के लिए ये पता तो होना चाहिए क्या क्या होता है। क्या दे रखा है कि दुनिया में थंडर स्टॉर्म आते ही रहते हैं, और कितना आते रहते हैं, 4 × 10⁴ थंडर स्टॉर्म पर डे। थंडर स्टॉर्म पर डे आते रहते हैं। इतना थंडर स्टॉर्म्स पर डे आते रहते हैं अर्थ पे, कहीं ना कहीं आ ही रहे हैं। अगर इसका टाइम लेंगे तो ईच थंडर स्टॉर्म इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स में, यानी कहीं कोई ना कोई थंडर जो हर एक के बाद एक आने में 2 सेकेंड का गैप है। 40,000 पर डे, तो 2 सेकेंड में एक थंडर स्ट्रोक कहीं ना कहीं आ ही रहा है, पूरा वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आ ही रहा है। क्या बस बात समझ में आई? लेकिन जब थंडर स्टॉर्म आता है तो जानते क्या होता है, बादल टकराते हैं, ठीक है ना, बादल टकराते हैं, गरजते हैं। तो क्या बताते हैं कि जब थंडर स्टॉर्म आता है, बादल जब टकराते हैं, तो वो जो क्लाउड्स में जो चार्ज का, क्लाउड्स में देखा होगा, क्लाउड्स में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जो नीचे का क्लाउड है ना, पॉजिटिव चार्ज है ना 6 किलोमीटर ऊपर जाता है। क्या बताए? पॉजिटिव चार्ज 6 किलोमीटर ऊपर जाता है, 6 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से 6 किलोमीटर ऊपर पॉजिटिव चार्ज जम लेता है, और नेगेटिव चार्ज 2 से 3 किलोमीटर। कितना? 2 से 3 किलोमीटर। तो पॉजिटिव चार्ज के जंपिंग जो है थंडर स्टॉर्म में जब टकराते हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस जंप, ठीक है ना, जंप 5 किलोमीटर अप, नेगेटिव चार्ज जंप्स 2 to 3 किलोमीटर, ये बोल सकते हैं डाउनवर्ड, ठीक है ना। कितनी बात सुनी? तो ये जो 3 से 4 किलोमीटर का एक क्लाउड का रेंज आ जाता है। जैसे ये क्लाउड बन गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके नीचे ऐसे क्लाउड्स पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है ना। कितनी बात सुनी? और ये जो क्लाउड्स जो होते हैं ना, ये अर्थ पे जो चार्ज आ रहे हैं ना, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये जो चार्ज बन रहे हैं ना, सेपरेट हो रहे हैं, तो वो 1800 कूलम पर सेकंड जो आ रहा है चार्ज, उसको न्यूट्रलाइज करते रहते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ये हर 2 सेकंड में एक बार होते हैं, और कहीं पे भी इतना चार्ज जो आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने में लगे पड़े हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अर्थ का जो कंडीशन है, स्टीडी कंडीशन है यहाँ पे। तो अर्थ जो है, मेरे कहने का ये था कि अर्थ जो है इटसेल्फ, इसके अंदर बहुत बड़ा ये स्फेरिकल कैपेसिटर के तौर पे रोल प्ले कर रहा है। चार्ज आ रहे हैं, जा रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, बहुत सारे फिनोमेना हो रहे हैं। ये और बात है कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जाके कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं आपके कैपेसिटर का। अब हम लोग करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स अगले क्लास से। तो देखते हैं क्या क्या उसमें न्यूमेरिकल्स में है, कुछ सवाल करेंगे और देखेंगे। उसके क्वेश्चन इसके भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। और इतना याद रखो, अच्छे से रिवीजन कर लो, क्योंकि इसके सवाल आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। कितनी बात सुन में आई? शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो जी मैं वो करो, और करो, मगर करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, कुछ तो करो, हाँ।